दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्ते से एक बड़ी खुशखबरी आ रही है। ईरान जापान से जुड़े जहाजों को हॉर्मुज जलडब्रू मध्य से सुरक्षित गुजरने देने के लिए तैयार हो गया है। हफ्तों के तनाव, धमकियों और कूटनीतिक रस्साकशी के बाद आखिर तेहरान ने टोक्यो को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। क्या यह जापान की सॉफ्ट पावर की जीत है या फिर इसके पीछे कोई गुप्त समझौता हुआ है? ये बड़ा सवाल है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि ईरान जापान के जहाजों को हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। उन्होंने साफ किया कि यह समुद्री रास्ता बंद नहीं किया गया है और खुला है, लेकिन सुरक्षित गुजरने के लिए देशों को ईरान से तालमेल करना होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि ईरान सिर्फ युद्ध विराम नहीं बल्कि पूरी तरह से स्थायी और व्यापक तरीके से युद्ध खत्म करना चाहता है। अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर क्यों है ये रास्ता इतना ज्यादा खास। क्यों है ये रास्ता इतना खास? क्योंकि कच्चे तेल के व्यापार का 1/3 हिस्सा संभालता है ये रास्ता। जापान के लिए जीवन रेखा की तरह है। जापान लगभग 90% तेल इसी रास्ते से मंगवाता है। ईरान रास्ता रोकता तो जापान की अर्थव्यवस्था ढह सकती थी। दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट, जो कच्चे तेल और LPG की वैश्विक आपूर्ति का प्रमुख रास्ता है, इन दिनों गंभीर संकट में है। संकट में ये हॉर्मुज स्ट्रेट, जिसके चलते यहाँ पर वैश्विक बाजार पर भी संकट मंडराता नजर आ रहा है। प्रेरणा, बिल्कुल, ईरान के हमलों से जहाजों की आवाजाही ठप हो चली है। सैकड़ों जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट के बाहर फंसे हुए हैं। भारत समेत कई देशों में आपूर्ति प्रभावित हुई है। अब ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में तेल और गैस ठिकानों पर जवाबी हमले किए हैं। कतर और सऊदी अरब के प्रमुख ऊर्जा केंद्रों को भी नुकसान पहुंचा है, जिसका सीधा असर उत्पादन पर पड़ा है। और इन देशों ने साफ कहा है कि वो ऊर्जा उत्पादक देशों के साथ मिलकर उत्पादन बढ़ाने पर भी काम करेंगे, ताकि वैश्विक बाजार पर दबाव कम किया जा सके। साथ ही उन्होंने ईरान से तुरंत हमले रोकने और स्थिरता बनाए रखने की अपील की है। बयान में कहा गया है कि हम ऊर्जा बाजारों को स्थिर करने के लिए अन्य कदम उठाएंगे, जिनमें कुछ उत्पादक देशों के साथ मिलकर उत्पादन बढ़ाना शामिल है। बिल्कुल, अब इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी हमारे साथ है, रक्षा विशेषज्ञ सज्जाद कारगिली हमारे साथ है, ईरानी एक्सपर्ट दीपक कावड़िया हमारे साथ है, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट। सबसे पहले सज्जाद जी, आपका रुख करना चाहेंगे, जापान और ईरान के बीच में ऐसी कौन सी डील हुई है जिसके चलते ईरान इतना सॉफ्ट हुआ है जापान को लेकर? जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मालूम है कि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया गया था, तो जैसे अभी आपने भी इसका रेफरेंस दिया, अब्बास अरागची जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने कहा था कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमने बंद नहीं किया है, लेकिन तमाम अमेरिकी और इजरायली और उनसे जुड़ी हुई जो शिप्स हैं उन पर पाबंदी लगाई गई है। और आपको मालूम है कि ईरान एक लड़ाई से जूझ रहा है, एक जंग से जूझ रहा है। और जिस तरीके के हमले ईरान के ऊपर हो रहे हैं अमेरिका और इजराइल द्वारा, और उसके साथ साथ जो अरब सॉइल का इस्तेमाल किया जा रहा है, खासकर जो अरबियन कंट्रीज का, और ये तो जंग के आगाज से ही इन्होंने साफ कह दिया था कि कोई भी अटैक जो हमारे ऊपर होगा, कहीं से भी सॉइल हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगी या कोई बेस हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगा, उस पर हम टारगेट करेंगे। तो मुझे लगता है ये उसी का एक रीज़न है। अदरवाइज ईरान ने कल, आपने मसूद पेजिशकियान का जो ईद के हवाले से उन्होंने अपना पैगाम दिया, उसमें भी कहा है कि हमारी किसी भी कंट्री के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन चूंकि अमेरिका और इजराइल की पूरी तरीके से ईरान पे हमलावर हो रहे हैं, इन्वेजन कर रहे हैं, तो इसलिए जो भी लोग वो जो भी बेसिस इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी ज़मीन इस्तेमाल हो रही है, तो वहाँ हम अटैक करने जा रहे हैं और वो हम अटैक करेंगे। तो ये एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है ईरान को। वो अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है और उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रखना चाहता है जिसमें अमेरिका और इजराइल को फ़ायदा हो। और आज बड़ी उनकी एक कामयाबी आप समझें कि नेटो ने ये जो एक डिसीजन लिया है कि हम इराक से अपना जो है इनखला शुरू कर रहे हैं, यानी हम वापस जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक ईरान के लिए एक अच्छी खबर है। और बहुत ही लंबे समय तक अगर ये युद्ध चलता है तो इसका जो असर है वो पूरे इस रीजन के साथ साथ, ईरान के साथ साथ इस पूरे रीजन पे पड़ेगा। तो ज़रूरत इस बात की है नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप इस बात को समझे और इस बात को अंडरस्टैंड करें कि इस युद्ध को ज़्यादा देर तक जारी रखने का कोई भी फायदा जो है ना उनको है और ना ही इस पूरी रीजन की जो कंट्रीज है उसमें है। लेकिन ईरान ये भी चाहता है साथ में कि एक न्यू नॉर्मल ना हो, यानी आज हमला करें और एक टेम्परेरी लड़ाई बंद हो और उसके बाद फिर नई गवर्नमेंट आए और कुछ देर बाद इजराइल आए और फिर से अटैक करके चला जाए। तो वो एक टेम्परेरी सॉल्यूशन चाहते हैं।
ताकि ये जंग जो है आइंदा किसी भी तरीके का थ्रेट ना हो। जिस तरीके से इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने आईडीएफ को फुल अथॉरिटी दे रखी है कि किसी भी ईरानियन जो अथॉरिटी है, ऑफिशियल है, उसको आप टारगेट कर सकते हैं, कहीं पे भी उसकी लोकेशन मिली आप उसको टारगेट कर सकते हैं। तो ये जो एक न्यू नॉर्मल बन रही है चीजें, यानी हेड ऑफ स्टेट्स को टारगेट करने का, ये मुझे लगता है कि ये एक बड़ा खतरे की घंटी है, और न सिर्फ ईरान के लिए बल्कि इस पूरे रीजन के लिए, क्योंकि ये जंग जो है जूं बढ़ेगी, इसका दायरा जूं बढ़ेगा, इसमें और भी एक्टर्स जो है वो शामिल होते जाएंगे। बिल्कुल सज्जाद जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ऐसे में रणनीतियां काफी सारी देखी जा रही हैं इस वक्त, और सबसे ज्यादा तिलमिलाहट जो है डोनाल्ड ट्रंप में देखी जा रही है। माथुर जी, आपका रुख करना चाहेंगे। 22वां दिन है, बड़ी रणनीतियां आप भी देख रहे हैं किस तरीके से बदल रही हैं, दूसरे कंट्रीज किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं। जापान ईरान को लेकर हम बात कर रहे हैं, नाटो देशों को लेकर जिस तरीके से लगातार डोनाल्ड ट्रंप अपना जहर उगल रहे हैं वो हम देख पा रहे हैं। रणनीतियां कई सारी कूटनीतियां जो हैं वो देखी जा रही हैं, किस तरीके से आप देख पा रहे 22वें दिन ये सब? जय हिंद पिंकी, जय हिंद प्रेरणा। देखिए, मैं आपको एक बात, पहले तो मुझे थोड़ा सा 30 सेकंड कारगिल जी के बात पे बोलने का मौका दीजिए। देखिए, उन्होंने कहा कि न्यू नॉर्मल है कि हेड स्टेट को खत्म करो। ये न्यू नॉर्मल नहीं, ये अमेरिका की प्लेबुक रही है हमेशा से, चाहे वो लिबिया हो, चाहे इराक हो, चाहे बाल्टिक रीजन्स हो, चाहे वो वेनेजुएला हो। हर जगह उन्होंने वही काम किया है कि आओ सर को आइडेंटिफाई करो, सर को लोकेट करो, सर को तन से जुदा करो, तन अपने आप गिर जाएगा। ये उनकी स्ट्रेटजी रही है, और उन्होंने वही स्ट्रेटजी यहां भी लगाने की कोशिश करी, जो कि सफल नहीं हुई। इसके बारे में मैं कई बार आपके चैनल पे बात कर चुका हूं। तो जहां तक सवाल इसका है। दूसरा, देखिए, जो चीजें आपको नई नजर आ रही हैं, देखिए, एक चीज हमको समझने की जरूरत है कि वो चीज ये है कि कितना भी आप कुछ भी कह लें, कितना रेजिलियंस आपने डिस्प्ले किया, कितना वो किया, बावजूद उसके ईरान का बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ है। जो ईरान की नेवी जो है इतनी बुरी तरह से क्षत विक्षत कर दी गई है कि उनको उस नेवी को दोबारा उसी लेवल तक बनाने के लिए कई दशक चाहिए। उनकी एयरफोर्स लगभग समाप्त प्राय हो गई है। एयर डिफेंस के एसेट्स पूरी तरह से डिग्रेड कर दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की काबिलियत डिग्रेड कर दी गई है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज उनको आगे लेकर के जा रही है, और वो चीज उनकी जो नई डॉक्ट्रिन उन्होंने बनाई थी, जिसमें से 3D में कहता हूं हमेशा, डिसेंट्रलाइज, डेलीगेट एंड डिस्पर्स। उन्होंने अपने एसेट्स को डिस्पर्स किया हुआ है। उसकी वजह से वो तमाम जो डिस्पर्स्ड उनके जो डिस्ट्रिक्ट्स बना के रखे हुए हैं, उनकी अपनी मिसाइलें उनके पास हैं, अपने ड्रोन्स उनके पास हैं, अपना कमांड एंड कंट्रोल उनके पास है, अपना कम्युनिकेशन उनके पास है, अपना लॉजिस्टिक्स उनके पास है, और इंडिपेंडेंटली वो ऐसी जगहों से अमेरिका और इजराइल के ऊपर हमले कर पाने में सक्षम हो रहे हैं, जिनके बारे में उनको शायद इमीडिएटली पता नहीं है कि कहां से ये लोग कर पा रहे हैं। इससे दोनों तरीके के इसके असर पड़ते हैं। एक मिनट और बता दिए, वो दोनों तरीके का असर इस तरह से पड़ते हैं कि पहली बात तो ये है कि ये लोग रेडिकलाइज्ड लोग हैं, IRGC के हिस्से हैं, और इनको एक पूरी टारगेट लिस्ट हर एक के पास है। उसको मालूम है मुझे कहां फायर करना है, और अब उनको ये लगता है कि हमारे लीडर्स की लगातार एक के बाद एक हो रहा है, तो वो लगातार जवाबी हमला करते रहेंगे, जो कि मेरे हिसाब से इस चीज के लिए ठीक नहीं है कि आपको कोई सोल्यूशन ढूंढा जा सके। तो जहां तक सवाल मैं समझ रहा हूं वो ये है कि इस प्रकार से लीडर्स को एलिमिनेट करना, आप साथ साथ बातचीत के जरिए को भी एलिमिनेट, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कर रहे हैं, और यही उसकी वजह है कि इतना भीषण ये युद्ध होता चला जा रहा है। अब दूसरी बात, जहां तक आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करी, एक जापान के, हाँ, अब प्लीज गो अहेड, आप कुछ पूछ रहे थे मेरे से। ठीक है माथुर जी, आएंगे आपके पास। फिलहाल दीपक कावड़िया जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि 22वें दिन युद्ध को वो कैसे देख रहे हैं। तो 22वें दिन का युद्ध और भी ज़्यादा भीषण हो रहा है, और इस वक्त ज़मीनी हालात अब बेहद कुछ बयां कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा रणनीतियां जो हैं वो बदलती नज़र आ रही हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ा हुआ है। दीपक कावड़िया जी का रुख करना चाहेंगे। दीपक जी, बड़े बदलाव इस वक्त देखे जा रहे हैं। ऐसे में आपने माथुर जी को भी सुना, साथ ही सज्जाद कारगिली जी को भी सुना है, जो कि कुछ अलग ही बदलाव जो है वो बता रहे हैं। किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं? इस बीच कई बयान सामने आ रहे हैं, उन पर भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल 22वें दिन तमाम बदलती तस्वीरों को आप कैसे देख पा रहे हैं? तो आज 22वां दिन है, जैसा आपने बताया युद्ध का, और उस 22वें दिन के युद्ध में
अमेरिकन ऑयल प्राइसेस जो $55 का था आज $120 तक पहुंच गया है, और इंटरनेशनल में ऑयल प्राइसेस का क्राइसिस हो गया है। ये गैस का क्राइसिस हो गया है जो आज पूरे एशिया सेक्टर में बहुत बड़ी त्रासदी है। उसी तरह से देखा जाए तो अमेरिका में ऑयल प्राइसेस जो है $4 से $5, और कैलिफोर्निया में गैस ऑयल प्राइसेस $7 से $8 पहुंच गए हैं। वो एक ट्रंप के लिए बहुत ही चिंताजनक विषय है, जिसमें ट्रंप ने जिन्होंने हमेशा इकोनॉमी को प्रेफरेंस दिया है, स्टॉक मार्केट को प्रेफरेंस दिया है, आज अमेरिका का स्टॉक मार्केट, पूरी दुनिया का स्टॉक मार्केट पिछले 2 वीक में 3 वीक में वन साइडेड डाउन साइड पे चल रहा है, और इसका बहुत बड़ा इफेक्ट अमेरिकन इकोनॉमी पे पड़ रहा है। और उसी के चलते अमेरिका को, जैसे हमने 2 दिन पहले बताया था कि अमेरिका को बैकअप होना पड़ेगा, अमेरिका को अपना ये डिसीजन वापस लेना पड़ेगा। और इसी तरह से लगता है कि अमेरिका धीरे धीरे ट्रंप अपने डिसीजन पे साइलेंट होते जा रहे हैं। वो अपने आप को, अपनी हार को स्वीकार नहीं करेंगे, पर एट द सेम टाइम वो अपने आप को बैकअप कर लेंगे धीरे धीरे। और मेरे ख्याल से इजराइल को बिना अमेरिका के सपोर्ट के भी बैकअप होना पड़ेगा, और ईरान को अपने हाल पे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से पूरी दुनिया में ऑयल की शॉर्टेज हो रही है, पूरी दुनिया में इकोनॉमी की हालत खराब हो रही है, और उस तरह सब एक जो आज बिना ऑयल के, बिना गैस के आज पूरा कंज्यूमर सेक्टर है, पूरा एशिया पैसिफिक सेक्टर है, जहां पे बिना ऑयल के, ऑयल एंड गैस इज द लाइफलाइन फॉर द ऑलमोस्ट 3 बिलियन पीपल जो यहाँ पे रहते हैं, और उनके लिए आज बिना ऑयल और गैस के आज सरवाइव होना बड़ा मुश्किल है। उनका सारे देशों ने अमेरिका का साथ छोड़ दिया, 17 अरब देशों ने अमेरिका का साथ छोड़ दिया है। उसके साथ के साथ में हम देखते हैं तो जापान, यूरोप, वो भी अमेरिका का साथ उनको सपोर्ट करने के लिए, तो इस बीच अमेरिका अकेला रह गया। अमेरिका को अकेला इस बीच में रहना बहुत ही दुखदायी है। उनको मालूम पड़ रहा है कि उनकी महाशक्ति चली जाएगी, अगर वो अपने आप को सब वापस न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे तो उनको बहुत बड़ा इसका ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और ट्रंप, जैसा हमने बताया था आपको, मिड टर्म इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो ट्रंप को मालूम है कि मिड टर्म इलेक्शंस में वो हार जाएंगे तो उनकी पार्टी, वो अगले 2 साल के लिए लेम डक प्रेसिडेंट हो जाएंगे, जो कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो इस सब के रहते अमेरिका को अपना डिसीजन विड्रॉ करना पड़ेगा या हॉल्ट करना पड़ेगा, जो अमेरिका ने और ट्रंप ने ऑलरेडी इसके लिए संकेत दे दिए हैं कि हम अब आगे इस युद्ध को ज्यादा बढ़ाने की कोशिश में नहीं है और इसको खत्म करने की कोशिश में है। और इसी का रीजन है कि ईरान ने अपने ऑयल के सब क्षेत्रों को वापस खोलना शुरू कर दिया है। ठीक है, बिल्कुल। यानी कि जिस तरीके से सहयोग की बात आप कर रहे हैं, नाटो देश वो थे जो अमेरिका के एक इशारे पर कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते थे, लेकिन आज वही साथ नहीं खड़े हैं। इसलिए अमेरिका जो है तिलमिलाया हुआ है और एक के बाद एक कटाक्ष जो है वो नाटो देशों पर भी कर रहा है। सहयोग की जैसे हम बात कर रहे हैं, सज्जाद कारगिली जी, यहाँ पर रूस की तरफ से अमेरिका को ईरान को लेकर एक प्रस्ताव जो है वो दिए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स बता रही हैं कि रूस की तरफ से एक प्रस्ताव अमेरिका के सामने रखा गया है, जिसमें यह कहा गया है कि आप यूक्रेन की मदद करना बंद करें। यानी कि अमेरिका यूक्रेन की मदद करना अगर बंद करता है तो रूस ऐसे में ईरान को जो तमाम जानकारियां साझा कर रहा है उसमें कमी लेकर आएगा, जो सहयोग कर रहा है उसमें कमी लेकर आएगा। और दूसरी तरफ पुतिन ये भी कह रहे हैं कि ईरान के हर मुश्किल वक्त में हर जगह पर हम साथ खड़े हैं, और दूसरी तरफ ये प्रस्ताव जो है अमेरिका के सामने रखा गया है। सज्जाद जी, जो आपको बता रहा था जी, बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अल जजीरा की एक रिपोर्ट है कि ईरान पर से जो ऑयल सैंक्शन है वो अमेरिका जो है वो हटा रहा है 30 दिनों के लिए, यानी 1 महीने के लिए। और अमेरिका खुद 1996 के बाद पहली बार 12 बिलियन का जो है ऑयल खरीदने जा रहा है ईरान से। ये भी एक रिपोर्ट है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आइंदा आने वाले टाइम में पता चलेगा, लेकिन इस पर सोच विचार हो रहा है। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान भले ही मिलिट्रीली बहुत कमजोर है, आप ईरान और अमेरिका की तुलना नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिस अंदाज से एक सिस्टमेटिक तरीके से इस जंग को लड़ा है और जिस तरीके से ईरान के लोगों ने इस फाइट को आगे लिया है, और खासकर जो पब्लिक का प्रेजेंस नजर आया है ग्राउंड में, तो उससे अमेरिका ये सोचने मजबूर हुआ है कि जो उनके टारगेट्स थे वो अचीव नहीं हो रहे हैं। यानी रिजीम चेंज का टारगेट कामयाब नहीं हो रहा है,
ये जंग ज्यादा से ज्यादा देशों में फैलती जा रही है और भी देश इसमें परेशान हो रहे हैं, जिस वजह से अमेरिका के ऊपर प्रेशर बिल्ड हो रहा है। जैसे दीपक साहब ने कहा कि अमेरिका एक आइसोलेशन की तरफ जा रहा है, तो ये सारी चीजें हैं कि, और आप देख सकते हैं आज सुबह का जो ट्वीट है डोनाल्ड ट्रंप का नेटो ममालिक के ऊपर, कि उन्होंने कहा कि ये लोग पेपर टैगर है, ये लोग बुजदिल हैं, ये हमारे बगैर कुछ भी नहीं है। तो आप ये अंदाजा कर सकते हैं कि उससे एक फ्रस्ट्रेशन उसका नजर आ रहा है। तो यहाँ पे जो अमेरिकन पॉलिसीज है वो कहीं ना कहीं नाकाम होती हुई नजर आ रही है। तो आप इसीलिए चाइना हो, रूस हो, ये लोग भी चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से इस ईरान के युद्ध को शांत करते वक्त वो अपने प्रॉब्लम्स को भी कम से कम सामने रखे और उसको भी कहीं ना कहीं हल करने की तरफ ले जाएं। खासकर ये जो जेलेंस्की है वो काफी परेशान था, हाल ही में उसका बयान आया था कि अब सारी जो तवज्जो अमेरिका जो है वो अब ईरान की तरफ दे रहा है और हमें अकेला छोड़ दिया है। तो यहाँ हर किसी की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ है। आपने देखा होगा 2 दिन पहले आसिम मुनीर ने यहाँ पाकिस्तान के जितने भी शिया उलमा है उन सबको इफ्तार पे बुलाया और बोला कि आप लोग कोई प्रोटेस्ट ना करें, प्रो ईरान कोई स्टेटमेंट ना दें, और अगर ऐसा करते हैं आप लोगों को ईरान चला जाना चाहिए, क्योंकि हम तो जो है वो सऊदी के साथ हमारा पैक्ट है। और उस पर जो है रेजल्टमेंट जारी हुआ है। और आज ईद के दिन बहुत सारी जगहों में पाकिस्तान में भी देखें कि आसिम मुनीर के इस बयान के खिलाफ काफी लोगों में गुस्सा है, काफी कंडेम किया जा रहा है इन चीजों को। तो यहाँ हर कोई कहीं ना कहीं फंसा हुआ है और मुझे लगता है कि दूसरे जो देश हैं वो भी अपने भी मसाइल जो है इस बीच में हल करने की कोशिश जरूर करेंगे। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, मौके का फायदा हर कोई उठाने की कोशिश करता ही है और वही जो है रूस कहीं ना कहीं नजर भी आ रहा है। और चलिए युद्ध भूमि से अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान ने यहाँ पर एक और बड़ा हमला किया है, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। और यहाँ पर ईरान का तेल अवीव में एक नया हमला देखा जा रहा है। इसमें कितना नुकसान हुआ है जानकारी अभी खुलकर सामने नहीं आई है, लेकिन ईरान के हमले में इजराइल की भारी नुकसान की बात जो है वो कही जा रही है, यानी कि भारी नुकसान जो है वो पहुँचाया गया है इस हमले में। लेकिन कितना नुकसान हुआ है ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। एक के बाद एक बड़े हमले लगातार जारी हैं और अब ऐसे में तेल अवीव पर एक बार फिर से टारगेट को लॉक करते हुए हिट किया गया है, जिसमें बड़ा नुकसान हुआ है ये बताया जा रहा है। चलिए अब यहाँ चर्चा का एक बार फिर से आगाज करते हैं। अनुज माथुर जी, आप ही के पास आना चाहूंगी। रूस का ये कैसा सहयोग आप देख पा रहे हैं, प्रस्ताव को लेकर क्या सोच पा रहे हैं आप? देखिए, रूस का हमेशा से प्रयास ये रहा है कि इसको किसी प्रकार से रोका जा सके। उसकी मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट वजह बताना चाहता हूं। वो वजह एक तो ये है कि रूस का हमेशा से ईरान ने सहायता करी है यूक्रेन वॉर में। अगर आपको पता हो, उन्होंने हजारों इनको ड्रोन्स दिए हैं और कई प्रकार से उनकी सहायता करी है। लेकिन रूस चूंकि वहां फंसा हुआ है इस बुरी तरह से और ओपनली वो बाहर आकर के उनकी सहायता नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए वो इस प्रकार के प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि वो ये इस बात तो दिखाएंगे कि वो ईरान का समर्थन, ईरान को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, ईरान के साथ खड़े हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इस पूरे सिस्टम में आप देखिए पूरी जो एक्टिविटी हुई है, 1-2 बातें मैं थोड़ा सा असहमति में जाहिर करूंगा पिछले वाले वक्ता से, और कि जो पूरी सिचुएशन में रूस को डायरेक्ट इकोनॉमिक फायदा हो रहा है। वो फायदा कैसे हो रहा है कि उसका तेल, उसकी गैस, क्योंकि यहां से अगर गैस और तेल आना बाहर निकलना बंद हो रहा है, ये पूरे वैश्विक अर्थ इसके सप्लाई के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट कर रहा है। यूरोप को उनके गैस और उनके तेल की जरूरत है, तो उनको मुंह मांगे दामों पर यूरोप को और बाकी देशों को रशिया जो है वो अपना ऑयल बेच रहा है। तो उनका ये जो प्रयास है उसके मायने यही है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो कह रहे हैं कि अमेरिका बिल्कुल अकेला रह गया है, मेरा थोड़ा सा इससे डिफरेंट मत है। काफी सारे देशों ने कहा है उनसे कि हम जब शांति हो जाएगी तब आकर के आपके साथ इसमें लड़ाई में कोई नहीं आना चाहता। लड़ाई में कोई नहीं आना चाहता, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो अमेरिका के साथ नहीं है। लड़ाई में वो इसलिए नहीं आना चाहते कि जब अमेरिका जैसी इतनी बड़ी दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेना यहां पर कोई असर नहीं डाल पा रही है, तो हमारे 2 फ्रिगेट्स या 2 डिस्ट्रॉयर जाके उसमें कितना इफेक्टिव अंतर डाल पाएंगे, ये बात पहली बात। और दूसरी बात यह है कि वहां पर जिस तरीके से ईरान लगातार पलटवार कर रहा है, उसकी वजह क्या है कि ईरान अपने एग्जिस्टेंस के लिए फाइट कर रहा है।
मैंने कहा आपको कि बहुत नुकसान हो चुका है ईरान का। एयरफोर्स चली गई, नेवी चली गई, एयर डिफेंस चली गई, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर चला गया। इनको बहुत समय लगेगा इससे निकल के आने में। एक चीज और बताऊंगा मैं कि अब देखिए, कोई भी जो उन्होंने 3 एम्फीबियस अपने शिप्स यहां मंगाए हैं, 2500 मरीन्स मंगाए हैं, इतनी दूर से इतनी इतनी इस प्रकार की फोर्स को लाने के लिए, तो ये बात तो मुझे लगता है हमें पुनर्विचार करना पड़ेगा कि वो यहाँ पर बूट्स ऑन ग्राउंड लाएंगे कि नहीं लाएंगे। हमें आम धारणा ये बनती जा रही है कि अमेरिका ये लड़ाई हार रहा है। मेरा विचार इससे भिन्न है। हार कोई नहीं रहा है। अमेरिका वार और करेगा। ना ईरान हार रहा है, ना अमेरिका हार रहा है, या यूं कहूं कि दोनों अपनी अपनी तरफ से दोनों को नुकसान हो रहा है, लेकिन अमेरिका हार नहीं रहा है। क्योंकि अब बार बार हम ये बात करते हैं कि अमेरिका अपने उद्देश्य नहीं पा सका है। अब मैं आपको बताता हूं कि जिस प्रकार से वो इराक में गए थे कहकर के कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, वो शराड था। उसी प्रकार से ये जो इनका न्यूक्लियर वाला है, वो शराड था। उसकी कहा, क्योंकि उसने पहले कहा था कि मैंने जून में इसको ऑब्लिटरेट कर दिया है, भी न्यूक्लियर का क्यों उन्होंने हवाला लिया, तो ये सब शराड है। मैं आपको वजह बताता हूं, ये प्लीज ध्यान से सुनिएगा कि ये ईरान की भूगोल ऐसी है कि वो विश्व के एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन पूर्ण इलाके के बीच में बसे हुए हैं। और अमेरिका चाहता है कि वहां से जो ऊर्जा निकलती है, द मूवमेंट ऑफ द एनर्जी फ्रॉम दैट क्रिटिकल पॉइंट, उसके ऊपर नियंत्रण ईरान का ना रहे। मेरी बात सुनिए मेरी, मैंने ये नहीं कहा कि अमेरिका का हो, उनका यह है कि ईरान का उस पर नियंत्रण ना रहे, क्योंकि उस ऊर्जा के परिगमन से पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। आपने देख लिया कि कैसे हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने के लिए। तो मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में आपको कितना भी वो ट्रंप कहते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं खत्म करूंगा, आपको कुछ ऐसे हमले होते हुए नजर आएंगे जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो डोमिनेट करने वाले चोक पॉइंट्स हैं, वहां पर बूट्स ऑन ग्राउंड उतरते हुए नजर आएंगे, मरीन्स उतरते हुए नजर आएंगे, खर्ग आइलैंड पर एरियल इंसर्शन, हवाई जहाज से वहां पर ट्रूप्स उतरते हुए शायद नजर आए। तो ये मेरा मानना है कि बूट्स ऑन ग्राउंड लिमिटेड अभी आएगा। स्ट्रेटेजी, एक लाइन और बोलूंगा, स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि catch the Hormuz Strait, go for Kharg and dominate the strait। बहुत महत्वपूर्ण बात कही अनुज माथुर जी, आपने दीपक वापस जी कुछ लौटेंगे। कहना चाह रहे हैं जी अच्छा दीपक जी, आप कहिएगा। मैं इसमें सवाल भी जोड़ देती हूँ सर। देखिए, अमेरिका की बात करें तो इतना तो साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप फेस सेविंग करना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका घुस तो गया। कोई एग्जिट प्लान था क्या अमेरिका के पास? और अब जो सिचुएशन है, अब क्या एग्जिट प्लान हो सकता है इस सिचुएशन से निकलने के लिए? क्योंकि ये जो युद्ध है, महायुद्ध है, ये विश्व के लिए ठीक नहीं है और इसका असर पड़ता हुआ दिख भी रहा है। जैसा अमेरिका ने वेनेजुएला के साथ किया, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को वो 2 दिन में उठा लाए और उनको लगा कि है ये इसी तरह से वो ईरान में भी सेम मास्टर स्ट्रोक खेल पाएंगे, पर उसका इफेक्ट उनको मालूम पड़ा कि आज 22वें दिन तक भी युद्ध जारी है और ईरान ने हार नहीं मानी है। और डोनाल्ड ट्रंप का जो गेम प्लान था कि वहां से वो ईरान से वो उसको मार के और ईरान पे कब्जा कर लेंगे, ईरान के एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज कर देंगे, वो वहां पे अभी तक घुस भी नहीं पाए हैं। और उनको मालूम है, ये जैसे अनुज माथुर जी ने कहा कि भाई ईरान एक ऐसे जगह पे सिचुएटेड है जहां पे चारों तरफ पहाड़ियां हैं और जहां पे वहां पे अंदर घुसना, जैसे अफगानिस्तान में अमेरिका वापस आना पड़ा, उसी तरह से ईरान से भी अमेरिका को वापस आना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जो लोकेशन है ईरान की, वो अमेरिका और किसी भी कंट्रीज के लिए इतना सेफगार्ड नहीं है, क्योंकि वहां से एक बार अंदर ईरान में घुस गए तो उनके सोल्जर्स वहां से जिंदा वापस नहीं आ सकती, अमेरिका को ही मालूम है। और इसी चलते ऑयल प्राइसेस जो $120 प्लस पर बैरल के से आगे निकल गया है, वर्ल्ड वाइड गैस क्राइसिस चल रही है और उसके रहते एलपीजी गैस की शॉर्टेज हो गई है सारी दुनिया में। आज सब पूरी कंट्रीज, वर्ल्ड की जितनी कंट्रीज हैं, उन्होंने अमेरिका पर प्रेशर डाला है कि आपको ये लड़ाई बंद करनी पड़ेगी, हम आपके साथ नहीं हैं। और उसी के चलते आज पूरे डोनाल्ड ट्रंप ने अपना जो स्टेटमेंट है बहुत सॉफ्ट कर दिया है। उन्होंने उस वॉर का जो उनका एग्रेसिव मोड था, उस एग्रेसिव मोड को धीरे धीरे, वो भले ही वहां पे अभी भी लास्ट मिनट पे थोड़ी बहुत फाइटिंग हो रही है, पर जो एग्रेसिवनेस जो अमेरिका इजराइल की थी और जो एग्रेसिवनेस उन्होंने ईरान पे अटैक करके दिखाई दी, वो एग्रेसिवनेस का अभी आप परसेंटेज देखें तो बहुत कम परसेंटेज रह गया है। और लगता है
जैसे ही अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रम्प ने ऑलरेडी बोला है कि हम लोग इस वॉर को खत्म करने के फिराक में है और इनको खत्म करना ही पड़ेगा बहुत ही जल्दी। मेरे को लगता है कि अगले 2-3 दिन में ये वॉर को पूर्ण विराम या कहीं भी विराम देना पड़ेगा। और ईरान से ऑयल की आवाजाही ऑलरेडी चालू हो चुकी है। एशिया के सेक्टर जितने भी देश हैं वो उन लोगों का ऑलरेडी प्रेशर है अमेरिका के ऊपर कि हमारे पास ऑयल अगर नहीं मिला तो हमारी इकोनॉमी खतरे में है। अमेरिका की खुद की इकोनॉमी बहुत डाउन साइड आ गई है। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान जो अमेरिका देख चुका है। अमेरिका वॉल स्ट्रीट देख चुकी है, एशियन मार्केट, वर्ल्ड स्टॉक मार्केट देख चुके हैं। तो उसका इफेक्ट ऑलरेडी अमेरिकन रिपब्लिकन पार्टी पे आ रहा है और रिपब्लिकन पार्टी ने स्ट्रेट अवे डोनाल्ड ट्रंप से अपना सपोर्ट वापस लेने का इरादा जाहिर कर दिया है। इसी के चलते आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप को कहीं ना कहीं इस वॉर को स्टॉप करना ही पड़ेगा। तो यानी कि मजबूरी में डोनाल्ड ट्रंप को वो कदम उठाना पड़ेगा वो जो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमेशा अपने ईगो को मालिश करवाना, ईगो को सेटिस्फाई करना, यही उनका रहा है और यहाँ पर वो इस वक्त बुरे फंस चुके हैं। ऐसे में सज्जाद जी, माथुर जी को आप सुन रहे थे, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि अमेरिका, दीपक जी भी वही बता रहे थे कि अमेरिका जो है बुरी तरीके से फंसा हुआ है, बेहद कमजोर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त नजर आ रहे हैं, अकेला इस वक्त नजर आ रहे हैं। लेकिन माथुर जी पूरी तरीके से उससे सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा कि अभी ये हालात नहीं है। देखिए मैं एक चीज बताऊं, अभी आज जो है जो यूएस के सेनेट फॉरेन रिलेशन की कमेटी मेंबर्स का एक अमेरिकन वेटरन्स के साथ जो मीटिंग हुई है उसमें यह कहा गया है कि पिछले 25 सालों के अंदर अमेरिका ने जो है तकरीबन 14,000 लोगों की जानें गंवाई हैं जो फौजियों की, और 65,000 के करीब जो है उनके लोग जख्मी हुए हैं। और इस दौरान अमेरिका को $1 ट्रिलियन का जो है वो नुकसान हुआ है। तो ये चीज अमेरिका अब समझ रहे हैं, अमेरिका के लोग समझ रहे हैं। और अमेरिका ये आपको जैसे दीपक साहब ने भी कहा कि 20 दिन की जंग अभी मुकम्मल हुई है और 20 दिन के बावजूद आज ईरान ना वेनेजुएला बन सका, ना अफगानिस्तान बन सका, ना ही सीरिया बन सका। इस वक्त भी ईरान जो है अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ रहा है। अगर आप इन जो 3 कंट्रीज का मैंने नाम लिया वहां की बात करें, वहां 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। पहला, जो गवर्नमेंट है और जो पब्लिक है उनके बीच में एक बहुत बड़ा गैप था, एक बहुत बड़ा उनके अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। ईरान के अंदर अभी आप देखें 20 दिन से जंग हो रही है और हर शाम को हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में आप सड़कों पे देखते होंगे। कुछ रैली के अंदर भी आपने देखा होगा। आज ईद की नमाज हुई है खुले आसमान तले जंग के माहौल में। आप काशान से देखें, इस्फहान में देखें, तेहरान में देखें, कुम में देखें, हर जगह लाखों की तादाद में लोग हैं। जहां एक तरफ गवर्नमेंट हो और पब्लिक का सपोर्ट उनके साथ ना हो तो वहां गवर्नमेंट रिजीम चेंज करना या बूट ऑन ग्राउंड्स को कामयाब करना बहुत ही आसान हो जाता है उन जगहों पे, उन मुकामात पे। लेकिन ईरान के अंदर चूंकि लोग जो है एक लंबे समय से सैंक्शन झेल रहे हैं, उसके बावजूद एक गुरेला वार फाइट में एक बहुत ज्यादा उनको एक्सपीरियंस भी है इन चीजों का, तो वो मुझे नहीं लगता है तो बूट ऑन ग्राउंड्स कामयाब होगा। नंबर 2, ये जंग जो है डोनाल्ड ट्रंप ने जब शुरू की थी तो उनका ये जहन में ये था, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि वो एक बॉलीवुड की तरह जल्दी से आए, फटाक से अपना काम करे और जल्दी से निकल जाए, हॉलीवुड मूवी की तरह वो अपना काम अंजाम दे। लेकिन वो यहाँ फंस गया बुरी तरीके से और ये जंग लंबी खींचती जा रही है और जितनी लंबी खींच रही है उतना डोनाल्ड ट्रंप को घर में भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि उनका जो मिड टर्म इलेक्शंस का है और एक बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना उनको करना पड़ रहा है। और अभी हाल ही में नेतन्याहू ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने देखा होगा, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अगर अमेरिका कहता है कि वहां गैस ऑयल पे, गैस के उस पे प्लांट पे हमला ना करे तो हम हमला नहीं करेंगे। और ये जो एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो जाहिर हो रहा था, क्योंकि एक तरफ ट्रंप के लोग ये बता रहे हैं कि इजराइल ने इनको मोबिलाइज करके जो है जंग में घसीटा है, और उधर से इजराइल ये कहता है नहीं, हमने इनको जंग में नहीं घसीटा है, वो खुद से जंग में आए हैं और ये हम लोग एलाई हैं। तो मुझे मेरा ये ख्याल है कि जिस तरीके से दीपक साहब ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल नहीं चाहता है कि इस जंग को, ठीक है, वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से इस जंग को बहुत जल्दी जो है वो एक पे लाके खात्मा करें। ठीक है, बिल्कुल सज्जाद जी। और जिस तरीके से आपने बताया कि नुकसान भले ही हुआ है, लेकिन वाकई में
हम अगर वेनेजुएला की बात कर रहे हैं तो ईरान काफ़ी मजबूत है, ईरान के हालात काफ़ी मजबूत हैं और ईरान वो देश रहा है जिसने सदियों से यहाँ पर जो एक बड़ी, अगर हम बात कहें तो ऊर्जा जिस तरीके से ईरान के पास है, जिस तरीके से एक खजाने के तौर पर वहाँ पर तेल के भंडारण को देखा जाता है, उसकी वजह से सदियों से मार खाता रहा है, सदियों से इसी तरीके के हालात वहाँ पर बनते रहे हैं। बार बार यहाँ पर हमलों का शिकार जो है ईरान होता रहा है, लेकिन उसी मजबूती के साथ खड़ा है, मजबूती देखने को मिलती है। ईद की नमाज को लेकर आप बात कर रहे थे कि खुले आसमान में ईद की नमाज जो है पढ़ी जा रही है। ऐसे में 60 साल में पहली बार ये भी हुआ है कि इजराइल का यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद जो है ईद के दिन बंद रहा है। तो असर यहाँ पर भी देखिए कितना गहरा जो है वो देखा जा रहा है। 60 साल में पहली बार ऐसा हुआ है। युद्ध भूमि में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है और ईरान इजराइल के बीच बढ़ती तल्खी ने दुनिया को चिंता में डाल दिया है। इस युद्ध के बीच वैसे तो कई हथियारों की चर्चा हो रही है, लेकिन हम आपको रोजाना अपने युद्ध भूमि शो में किसी एक हथियार को डिकोड करते हैं। आज जिस हथियार की चर्चा हम करने वाले हैं वो है ईरान का अराश 2 ड्रोन पिंकी। और पहले ये समझते हैं कि अराश 2 ड्रोन है क्या। बिल्कुल, अराश 2 ड्रोन जो कि काफ़ी घातक युद्ध भूमि में माना जाता है। दरअसल अराश 2 एक सुसाइड ड्रोन जैसे कि कामिकेज ड्रोन भी कहा जाता है। इसे एक तरफा हमले के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये ईरान के पुराने कियान 2 ड्रोन का एडवांस वर्जन है और इसे 2020 में ईरानी सेना में शामिल किया गया था। ये ईरान के मशहूर शाहिद ड्रोन से कहीं अधिक घातक और उन्नत वाला माना जाता है। अब अराश 2 ड्रोन की खासियत क्या है, प्रेरणा बताएगी आपको। बिल्कुल, इसे भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर अराश 2 ड्रोन जिसका जिक्र हम कर रहे हैं ये खास क्यों है, इसके बारे में स्पेशलिटीज क्या है। मारक क्षमता की अगर हम बात करें तो लगभग 2000 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। 150 किलोग्राम तक का विस्फोटक ले जाने में ये पूरी तरीके से सक्षम है। अराश 2 ड्रोन की लंबाई लगभग 10 फीट है। ड्रोन में मल्टी मिशन की क्वालिटी है, खुफिया जानकारी जुटाने और ड्रोन झुंड में ये माहिर है। अब यहां सवाल ये है कि आखिर ईरान का अराश 2 हथियार इजराइल के लिए खतरा क्यों है। हालांकि खबरें ये हैं कि ईरान ने सार्वजनिक तौर पर यह माना है कि अराश 2 को खास तौर पर इजराइल के प्रमुख शहर हाइफा और तेल अवीव को निशाना बनाने के लिए बनाया गया है। तेहरान से इन शहरों की दूरी लगभग 1855 से 1903 किलोमीटर है, जो इस ड्रोन की रेंज के दायरे में आती है। अब आप ये भी जानिए कि इसे गेम चेंजर क्यों माना जाता है। युद्ध भूमि में गेम चेंजर साबित होता है, ये पकड़ में आना इसका काफ़ी मुश्किल होता है। अराश 2 ड्रोन थर्मल वेव पैदा नहीं करता है, सैटेलाइट और रडार के लिए इसे ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में ये बेहद ही ज़्यादा कठिन है। इसे सस्ते हथियार के सिद्धांत पर बनाया गया है। इसके पुर्जे आसानी से स्मगल किए जा सकते हैं, जिससे प्रतिबंधों के बावजूद ईरान इसका उत्पादन जारी रख सकता है। और ख़ास बात यह है कि इसे किसी भारी सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। इसे एक साधारण कार या फिर ट्रक से भी लॉन्च किया जा सकता है, जिससे दुश्मन के लिए इसके लॉन्च पैड का पता लगाना काफ़ी नामुमकिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। अनुज माथुर जी, अराश 2 ड्रोन के बारे में आपसे विस्तार से समझना चाहेंगे। इसमें सबसे बड़ी बात यह कि इसके जो पुर्जे हैं वो आसानी से स्मगल किए जा सकते हैं, यानी कि प्रतिबंध के बावजूद इसका इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। इसके देखिए इस्तेमाल नहीं, प्रतिबंध के बावजूद इसका मैन्युफैक्चरिंग कंटिन्यूअसली आप लगातार करते रह सकते हैं। देखिए अमेरिका ने जिस प्रकार के प्रतिबंध लगाए हैं उनसे ईरान को कहीं ना कहीं, या जिनके ऊपर भी वो प्रतिबंध लगाती है उनको कहीं ना कहीं इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है कि वो इसके जो कल पुर्जे हैं वो किस प्रकार से लाए जाए, उनके जो कंपोनेंट्स हैं वो कहां से लाए जाए। लेकिन देखिए ईरान ने पिछले कई वर्षों से मिला के, ये मैं कई दफा कहता हूं, ईरान इस हमले को 20 वर्षों से एक्सपेक्ट कर रहा है। उसको मालूम था, 20 साल से उसको पता है कि इस प्रकार का कोई हमला अमेरिका और इजराइल मिलकर उसके ऊपर करने वाले हैं। इसलिए उसने उसी समय से इसकी पूरी तैयारी करके रखी थी और इसी वजह से उन्होंने अपना 2 चीजें उन्होंने करी। पहला, ड्रोन और मिसाइल का प्रोडक्शन कैपेबिलिटी इंडिजिनस करी, पूरी तरह वो आत्मनिर्भर हैं इसके लिए। दूसरी बात, उनको इनका जो स्टोरेज है, खास करके इनके जो लॉन्चर्स हैं और इनका जो मिसाइल्स हैं, उनको जमीन के इतना नीचे इन्होंने स्टोरेज उनका यकीन किया है कि वो उसको अंग्रेजी में कह सकते हैं कि डीपली एंट्रेंच्ड
इन अ प्लेस वेयर यू कैन नॉट रीच। इतना गहरा उन्होंने इसको अंदर दबा करके इनको रखा हुआ था। अब जहां तक सवाल ये है कि इस प्रकार का ये जो ड्रोन होता है ना, देखिए ये वन वे ड्रोन होता है। वन वे ड्रोन का मतलब ये है कि 2000 किलोमीटर की रेंज तक ये जा सकता है, लेकिन 2000 किलोमीटर वापस आने का इसका कोई सिस्टम नहीं है। ये अपना पेलोड लेके जाएगा, इसको सुइसाइड ड्रोन कहते हैं, जो आत्मघाती ड्रोन है, और 2000 किलोमीटर तक जहां पर भी जाना है और वहां जाकर के ये अपना काम पूरा करके और वापस आ जाएगा। सबसे बड़ी एडवांटेज इसकी ये है कि ये जो रेडार सिस्टम्स हैं उनको आसानी से चकमा दे सकता है, क्योंकि इसकी जो 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 ट्रेजेक्टरी है वो इस प्रकार से डिजाइन की गई है कि ये रडार सिस्टम्स को, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अलग दूसरे सिस्टम्स को इवेड कर सकता है। उतनी ज्यादा मुश्किल उसको वहां पर नहीं आएगी। तो इसी वजह से रेंज इसके पास है। इसको अंग्रेजी में मेल कहते हैं, मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग रेंज। तो इसकी बहुत एंड्योरेंस बहुत है, लॉन्ग रेंज है, नीचे ज्यादा ऊंचाई पे नहीं जाता है, नीचे मीडियम रेंज पे, हाइट पे उड़ता है और जाकर के अपना काम कर सकता है। इस वजह से ये इजराइल के जो क्रिटिकल लॉजिस्टिक्स, कम्युनिकेशंस एंड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हैं वहां पर हमला करने में ये सक्षम है। क्योंकि आप एक चीज और मैं बताता हूं, ये अक्सर कहा करता हूं कि जो ड्रोन्स होते हैं उनको बना करके उनको उड़ाना सस्ता होता है और उसको नीचे गिरा पाना बहुत महंगा होता है। अगर आपको ये 20-50 हजार डॉलर के ड्रोन के लिए आपको अगर एक 1.9 मिलियन डॉलर की मिसाइल फायर करनी है, तो मेरे ख्याल से आप वैसे ही लड़ाई में जीत रहे हैं। पहली बात तो कीमत, और दूसरी बात ये अनमैन्ड है। अनमैन्ड होने की वजह से ना तो आपको जानी नुकसान हो रहा है, ना माली नुकसान हो रहा है, और ये बहुत कामयाब तरीके से अपने टारगेट पे जाकर के हमला कर पा रहा है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। इंडिजिनसली इनका अपने खुद के देश में इनका आगे बनाते जाना, और इनके पास आपको मैं बताऊं बहुत बड़ा जखीरा है इन ड्रोन्स का, और इसी वजह से वो अभी तक लगातार अमेरिका और इजराइल के ऊपर हमले करने में सक्षम रहे हैं। उन्होंने गल्फ कंट्रीज में जो हमले किए हैं उसमें अधिकतर हमले जो हैं वो इन्हीं ड्रोन्स की मदद से उन्होंने करे हैं। तो ये बहुत कामयाब उनका मुझे लगता है हथियार है। ठीक है, बिल्कुल अनुज माथुर जी। और देखिए यहाँ पर एक बड़ा जखीरा है, और जिस तरीके से इनसे अटैक करना, आपने बताया कि यहाँ पर इनसे हमला करना सस्ता होता है, लेकिन आगे वाला जो होता है इनको रोकता है तो वो काफ़ी महंगा पड़ता है उन्हें। और जखीरा है यहाँ पर ईरान के पास अच्छा खासा, इसलिए लगातार जो है इससे बड़े टारगेट हिट किए जा रहे हैं। इजराइल वैसे भी यहाँ पर ईरान की मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें देख रहा है, और इसलिए थार्ड को भी जो है वो लाया गया है। फिलहाल बहुत शुक्रिया माथुर जी आपका लाइफ टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी जो है हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए, और हमारे तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे खास कार्यक्रम युद्धभूमि में साझा करने के लिए। फिलहाल आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मिलेंगे आपसे और भी युद्धभूमि से जुड़े हुए ताजा अपडेट्स के साथ, और डिकोड करेंगे तमाम रणनीतियों को और जो बदलते हालात हैं उनको। क्यों प्रेरणा? बिल्कुल। और कौन सा गेम चेंजर हो सकता है? महायुद्ध का 22वां दिन है, कल क्या बदलाव होंगे और क्या रणनीति हो सकती है, इसको रोज हम डिकोड करते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, नमस्कार।